हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 3 में रिलेटिव मोशन यानी अपेक्षिक गति के बारे में समझेंगे और इससे संबंधित एग्जाम्पल करेंगे तथा अंत में हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनको एक बार फिर से अपने स्टडी करेंगे। तो समझते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन के अंतर्गत हम समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी या अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। यदि एक उपनिष्ठ निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर के सापेक्ष दो वस्तुओं के वेग ज्ञात हो तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग ज्ञात किया जाता है। इस वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं। यानी हम किन्हीं दो गतिशील वस्तुओं का वेग किसी एक ऑब्जर्वर से ज्ञात करते हैं तो उन दोनों का जो वेग है वो अपेक्षिक वेग कहलाता है। हमें एक ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें मानना होता है। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से ऑब्जर्वर और जो अपेक्षिक वेग है उनका आपस में संबंध होता है। क्योंकि वेग एक सदिश राशि है इसलिए अपेक्षिक वेग ज्ञात करते समय हमें दिशा का भी ध्यान रखना होता है। मान लेते हैं ए तथा बी दो वस्तु है और पृथ्वी के सापेक्ष उनका वेग दिया गया है। जब तक आपको प्रश्न में कुछ दिया नहीं होता तब वस्तु का वेग जो है वो पृथ्वी के सापेक्ष माना जाता है। वस्तु ए का वेग v है और वस्तु b का जो वेग है वो vb। तो अब हम कह सकते हैं v का b के सापेक्ष वेग क्या होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, b से देखते हैं a की गति को तब उसे बोला जाता है ए का बी के सापेक्ष, यानी जो जिसके सापेक्ष देखते हैं वो ऑब्जर्वर होता है, यानी वो हमारी गति को देख रहा होता है। तो वी ए बी द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाएगा वी ए माइनस वी बी, इसका सूत्र होगा। अब यदि बी के द्वारा बी का ए के सापेक्ष वेग निकाला जाए, यानी ए से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसके वेग को, बी के वेग को, तो उसको बोला जाता है बी का ए के सापेक्ष वेग। तो वो होता है वी बी माइनस वी ए। तो किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग ज्ञात करना आपेक्षिक वेग कहलाता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग ज्ञात किया जाता है और उनका जो मतलब है वो क्या होता है। जैसे यहाँ कोई दो वस्तु है वी और ए और बी। पहली वस्तु का वेग वी ए है और दूसरी वस्तु का वेग जो है 0, यानी वो स्थिर है। तो जब बी वस्तु ए को देखती है, यानी जो बी है वो ऑब्जर्व कर रही है ए को, इसको बोला जाता है ए का बी के सापेक्ष वेग, यानी जिसके सापेक्ष लिया जाता है हम उसके सापेक्ष ऑब्जर्व करते हैं वस्तु को। अब इस केस में हम बी के सापेक्ष वस्तु को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वस्तु ए का वेग जो है बी के सापेक्ष क्या होगा, वी ए बी। इसको लिखा जाएगा वी ए माइनस वी बी से। तो ए का अपेक्षिक वेग कितना आएगा, वी ए का मान 10 और वी बी जो स्थिर है उसका मतलब इसका मान 0। तो वी ए बी का मान आया 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी बी को ए का वेग कितना दिखाई देगा, 10 मीटर प्रति सेकंड वेग दिखाई देगा, क्योंकि बी तो स्थिर है। इस प्रकार जितनी भी गति होती है वो जो है ग्राउंड यानी धरती के सापेक्ष अपने लेते हैं, उसको मेंशन नहीं किया जाता। तो इसको भी अपने समझते हैं किस प्रकार से। तो मान लेते हैं ये अपनी पृथ्वी है और ये वी ए किसी वस्तु का वेग है जो कि 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो ग्राउंड के सापेक्ष वेग को क्या लिखें, वी ए जी, यानी ए का वेग धरती के सापेक्ष ग्राउंड के सापेक्ष वी ए माइनस वी जी।
अब vg को स्थिर है इसलिए अपने 0 लिखेंगे। वैसे तो धरती घूम रही है लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर के लिए तौर पर अपने मान लेते हैं वो स्थिर है, तो vg का मान 0, तो 10 मीटर प्रति सेकंड यानी उस वस्तु का वेग जो होगा 10 मीटर, यानी यहाँ पर जो ग्राउंड है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर है। अब अपने तीसरे केस में देखते हैं, दो वस्तुएं ए और बी है। ए का वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड है और बी का वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसमें देखते हैं अपने वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग, यानी बी यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा ए के वेग को, तो उसको कितना दिखाई देगा, यही तो आपेक्षिक वेग है, दोनों वस्तुओं के बीच का वेग। तो इसको लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, तो वी ए का मान भी 10 है और वी बी का मान भी 10 है, तो दोनों का वेग समान है, तो आपेक्षिक वेग 0 होगा, मतलब बी को ए का वेग कितना लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, यानी स्थिर दिखाई देगा, क्योंकि दोनों का वेग एक जैसा है तो वो बराबर चलेंगे। तो चाहे बी से ए को देखो चाहे ए से बी को देखो, उनका अपेक्षित वेग क्या होगा, 0 होगा, तो वो स्थिर दिखाई देंगे एक दूसरे को। तीसरा, अगर वी ए कोई वस्तु है उसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी वस्तु बी है उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब जब वस्तु बी से ए के ए को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसका आपेक्षिक वेग क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। तो ए का जो आपेक्षिक वेग कितना आएगा, -10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब लास्ट केस देखते हैं, ए और बी दो वस्तु है, ए का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है इस डायरेक्शन में और बी का उसके विपरीत दिशा में वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब ए का अपेक्षित वेग निकाला जाए बी के सापेक्ष, तो कितना होगा, वी ए बी वी ए माइनस वी बी, तो वी ए का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब वी बी का मान यहाँ पर -20 क्यों लिया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वस्तु ए से विपरीत दिशा में, तो इसको -20 लेंगे, तो टोटल अपेक्षित वेग कितना आएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी वस्तु बी द्वारा जब ए को ऑब्जर्व किया जाता है तो उसकी स्पीड कितनी दिखाई पड़ती है, 30 मीटर प्रति सेकंड जो वेग है अपेक्षित वेग अपने को प्राप्त होता है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच के अपेक्षित वेग को ज्ञात किया जा सकता है। अपने अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए को माने तो बी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसको वी बी ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भी सभी एग्जांपल्स में लगाकर अपने मानक ज्ञात कर सकते हैं। जो मुख्य बात है आपेक्षिक वेग में वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ऑब्जर्वर की है, यानी किस पॉइंट से आप वस्तु को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सापेक्ष जो वेग लिया जाता है, इसी को अपने आपेक्षिक वेग कहते हैं। इसी प्रकार अपने आपेक्षिक त्वरण भी वस्तु का ज्ञात कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दो समांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में, एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ज्ञात करना है ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग, बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग। तीसरा है रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में ए के सापेक्ष वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है। तो इन तीनों को अपने बारी बारी से समझते हैं। तो ए का वेग अपने को दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये कितना आएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा किया जाता है। तो इसी प्रकार बी का वेग उत्तर दिशा में निकाला जाए, क्योंकि जो ट्रेन बी है वो दक्षिण दिशा में जा रही है, इसलिए अगर ए के सापेक्ष अपने वेग देखेंगे तो उस दिशा में जो वेग है वो -90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी जो माइनस है वो दिशा के कारण
इसमें लगाया गया है, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो -25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोला गया, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षित वेग कितना होगा, यानी इसमें आप ये ध्यान रखना जिसके सापेक्ष निकालना है वो राशि बाद में आती है। तो वी बी ए इसको लिखा जाएगा वी बी माइनस वी ए के सापेक्ष ज्ञात करना है, यानी ए से ऑब्जर्व करना है बी का वेग कितना है। तो वी बी का मान -25 है और वी ए का मान 15, बीच में माइनस है इसलिए -15, टोटल कितना हुआ -40 मीटर प्रति सेकंड। बी का अपेक्षित वेग कितना प्राप्त होगा, -40 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा बी के सापेक्ष पृथ्वी का अपेक्षित वेग, बी के सापेक्ष है तो लिखेंगे वी जी बी, ग्राउंड का बी के सापेक्ष, तो वी जी माइनस बी बी। यहाँ पे वी जी का मान यानी ग्राउंड का वेग 0 लेते हैं, और वी बी का मान +25 क्यों आया, क्योंकि वी बी खुद माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 25 मीटर प्रति सेकंड। तो बी का ग्राउंड के सापेक्ष जो वेग है वो 25 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा। तीसरा अपने पास है रेलगाड़ी ए की छत पर विपरीत दिशा में दौड़ते हुए बंदर की वेग की गणना करनी है। तो रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है और जो बंदर है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो अपने वी एम ए ज्ञात करना है। इसका सूत्र वी एम माइनस वी एम, यानी मंकी का वेग दिया गया प्रश्न में कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो विपरीत दिशा में, तो यहां से अगर इसको मीटर प्रति सेकंड बदला जाए तो -5 मीटर प्रति सेकंड अपने को प्राप्त होगा। तो इसको हल करेंगे तो -5 Vm का मान हमें ज्ञात करना है और Va का मान कितना दिया गया है 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो Vm का मान 10 मीटर प्रति सेकंड अपने को प्राप्त होगा। गति की समीकरणों को समझने के लिए एनसीईआरटी कक्षा 11 की बुक से एक एग्जाम्पल है। किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। अगर जी का मान यानी घूर्ते त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। दूसरा अपने पास है गेंद को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो समझने से पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक बहुमंजिला इमारत है और ये जो है धरातल से 25 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ बिंदु ओ पर ये बॉल जो है वो रखी गई और यहाँ से इसको 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। मान लेते हैं बिंदु ए तक जाती है और ए पर इसका जो वेग है वो 0 हो जाता है, फिर वो वापस नीचे की ओर यानी धरातल की ओर गति करती है और बिंदु बी तक पहुंच जाती है। तो अब अपने ज्ञात करते हैं पहला बिंदु जो है गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी, यानी अपने को बिंदु ए तक की जो हाइट है ओ से वो ज्ञात करनी है। तो अपने देखते हैं प्रश्न में आपको क्या दिया गया, प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी उसको किस वेग से फेंका गया था, 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका गया था। तो वेग का मान प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड यानी u का मान दिया हुआ है। g का मान आपको प्रश्न में दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अंतिम वेग 0, क्योंकि जब वेग अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी तो वो रुक जाएगी एक बार, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो गति की तीसरी समीकरण से अपने इसकी ऊंचाई हाइट निकाल सकते हैं। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ s को अपने h द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि अपने हाइट निकाल रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे s ही रखा है। v का मान 0 है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। u स्क्वायर तो प्रारंभिक वेग कितना 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का मान यहाँ पर -10 लिया गया क्योंकि जो वस्तु है वो पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति कर रही है। जब पृथ्वी की ओर आ रही होती है तब जी का मान प्लस लिया जाता है, और जब वस्तु पृथ्वी से दूर जा रही होती है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान वो माइनस लिया जाता है। तो यहाँ -10 इसलिए आया, और एस का मान अपने को ज्ञात करना, इसलिए एस का ऐसा है। अब 0 बराबर 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, और इन सभी को गुणा करें तो -20s। यहाँ से एस का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 400/20, यानी 20 मीटर अपने पास ऊंचाई प्राप्त होगी। कहां से कहां तक, ओ से ए तक के लिए। तो धरातल से टोटल जो बॉल कितनी ऊंचाई तक गई, वो आगे 45 मीटर। दूसरा इसमें पूछ रहा है अपने को, गेंद को धरती में पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी ओ से चलकर ए तक गया और ए से चलकर वापस बी तक कितना टाइम लगा। तो इसमें इसको अपने दो पार्ट में करते हैं। पहले ओ से ए तक का टाइम निकालते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस 80, v अंतिम वेग है तो 0, और a की जगह मैंने यहाँ g लिख दिया क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन ये गति हो रही है। तो g का मान -10 इंटू टी, यहां से t का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 2 सेकेंड। अब बात करते हैं a से b तक के लिए टाइम। तो गति की दूसरी समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, a की जगह यहाँ g मानेंगे। तो s का मान कितना है 45, a से b तक की जो अपनी दूरी है वो कितना है 45, क्योंकि 25 और 20 ऐड हो जाएगा बराबर 0। प्रारंभिक वेग जब बिंदु ए पर है तो एक से बी की गति पर विचार करें तो प्रारंभ में इसका यहाँ पर वेग ए पर कितना होगा 0, हाफ जी टी स्क्वायर। तो जी का मान +10 होगा क्योंकि अब वस्तु ए से बी की ओर यानी पृथ्वी की ओर आ रही है। तो यहाँ s बराबर 45 बराबर u का मान 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू जी का मान यहाँ पर 10 और टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर बराबर 45.5 बराबर 9। तो टी का मान जो है यहाँ पर कितना आएगा 3 सेकंड। तो टोटल जो दूरी ओ से टोटल टाइम जो है वो ओ से लेकर बी तक यानी पूरी गति में उसको कितना लगा 5 सेकंड, 2 + 3। अब अपने पूरे पाठ का रिवीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था दूरी के बारे में। दूरी किसे कहते हैं, वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है। ये एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है, यानी जिस रास्ते अपने चलते हैं वह जो पथ है उसकी लंबाई है वह दूरी कहलाती है। विस्थापन क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति की न्यूनतम लंबाई जो है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। यह सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। विस्थापन का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी जिस रास्ते आप चलते हो उस पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। चाल किसे कहते हैं, जैसे कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसका मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। यह एक अदिश राशि है। औसत चाल क्या होगा, यानी किसी लंबी दूरी के लिए अगर अपने औसत निकालना चाहे तो क्या होगा कुल दूरी बटा कुल समय। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होती है, किसी क्षण वस्तु की चाल को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और यह एक अदिश राशि होती है। आगे अपने पास वेग। वेग किसे कहते हैं, विस्थापन बटा समय। ये किसके बराबर होता है, वेग के बराबर। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत वेग, इसका जो सूत्र है वो विस्थापन में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय या समय अंतराल। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। फॉर्मूले के रूप में इसको v बार
डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। डेल्टा एक्स मतलब विस्थापन में परिवर्तन x2 माइनस x1 और डेल्टा टी यानी समय में परिवर्तन t2 माइनस t1। यह x1 आरंभिक समय t1 पर स्थिति है और x2 अंतिम समय t2 पर जो अंतिम स्थिति है उसको व्यक्त करता है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी क्षण वस्तु का वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको फॉर्मूले के रूप में v बराबर dx बटा dt रूप में व्यक्त कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है अपने त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, ये किसके बराबर होता है? त्वरण के। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, हमें पता है, जो कि परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करती है। अतः वेग में परिवर्तन, दिशा या परिमाण दोनों में से किसी में भी परिवर्तन होगा तो त्वरण की उत्पत्ति होती है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि है। ऋणात्मक त्वरण किसे क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औसत त्वरण किसे कहते हैं? इसका मान होगा कुल वेग में परिवर्तन और बटे परिवर्तन में लगा कुल समय। हमें पता है त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन औसत त्वरण वेग में कुल कितना परिवर्तन हुआ और उसमें समय कितना लगा उसके बराबर होता है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि है। फॉर्मूले रूप में ए बार बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। डेल्टा वी यानी वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 और डेल्टा टी बटे में समय परिवर्तन t2 माइनस t1। फिर नेक्स्ट है तात्क्षणिक त्वरण। तो किसी क्षण वस्तु का त्वरण क्या कहलाता है? तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड के और ये एक सदिश राशि होती है। फॉर्मूले रूप में a बराबर dv बटा dt रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। ग्राफ्स के अंदर अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पहला इसमें विस्थापन समय का अगर ग्राफ खींचा जाए और सरलरेखा का ढाल अगर अपने प्राप्त करते हैं यानी tan थीटा, वो किसको प्रदर्शित करता है? वेग को प्रदर्शित करता है। दूसरा, अगर वेग समय का ग्राफ खींचा जाए और सरलरेखा ढाल या tan थीटा अपने प्राप्त करें तो वो किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को प्रदर्शित करता है। तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट बिंदु जो है वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के मध्य का जो एरिया निकाला है तो एरिया किसको प्रदर्शित करता है? वो विस्थापन को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार त्वरण समय का ग्राफ खींचे और समय अक्ष के जो मध्य का क्षेत्रफल निकाले तो वो किसको प्रदर्शित करता है? वेग को, वेग में परिवर्तन या वेग को प्रदर्शित करेगा। तो ये चार महत्वपूर्ण बिंदु है जो अपने ग्राफ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर गति की समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, ये गति के प्रथम समीकरण। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, गति की द्वितीय समीकरण। v स्क्र बराबर यू स्क्र प्लस 2as, गति की तृतीय समीकरण। ये तीनों गति की समीकरण है। इनके बारे में और ये ग्राफ के बारे में अगर आपको समझना हो तो पहले की जो वीडियो है वहां जाकर इन ग्राफ्स और समीकरण को समझ सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। फिर इस तरफ गति की समीकरण है, जब गति जो है गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति हो रही है तो जो त्वरण है वो अपना गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर हो जाएगा। तो v बराबर u प्लस जी टी गति की प्रथम समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार जो द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र हो जाएगा और v स्क्र बराबर यू स्क्र प्लस 2gs, ये गति की तृतीय समीकरण हो जाएगी। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण और इनके ग्राफ, गति के समीकरण आदि के बारे में समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 11 के अन्य टॉपिक्स समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने आगे वाली वीडियो है मोशन इन प्लेन, समतल में गति। थैंक यू।